चंपावत उपचुनाव के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया तूफानी प्रचार। जनता से मुलाकात कर मांगा जीत का आशीर्वाद। गुरुद्वारे पहुंचकर टेका मत्था। चारधाम यात्रा में बना नया रिकॉर्ड। अभी तक 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। यात्रा संपन्न होने के पहले श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने की आशंका। रामनगर के वनों की कटाई। वन कर्मचारियों की मिलीभगत से जंगलों में पेड़ों की कटाई। लंबे समय बाद जागा वन विभाग। अतिक्रमण पर रुड़की प्रशासन सख्त। शहर में जगह जगह प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। सड़क पर किए गए अतिक्रमण को तोड़ने के साथ ही स्थानीयों को दी समझाइश। बीडीएस की बैठक में डीएम की गैर मौजूदगी पर बिफरे बीडीएस सदस्य। अधिकारियों की गैर मौजूदगी की जिस तरह से सवाल उठे हैं, बैठक में बोले आवश्यक रूप से मौजूद रहें अधिकारी। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव के चलते लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। चंपावत की जनता से अपने लिए वोट मांग रहे हैं। प्रचार प्रसार के इसी दौर में सीएम धामी चंपावत जिले के टकनपुर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने माता शारदा की विधि विधान से पूजा अर्चना की है और साथ ही सिख गुरुद्वारे में मत्था टेका है। कार्यक्रम कर रहे हैं वो शारदा मैया के किनारे हो रहा है। एकदम सहज भाव से उन्होंने डंडा वहां पर रखा और नीचे बैठ गए। ये किसी दूसरी पार्टी में नहीं होता विजयपाल भाई, ये हमारी पार्टी में होता है। कि मुझे ऐसा लगता है कि कैलाश भाई साहब ने, आप लोगों की भावना ये मां पूर्णागिरी तक गई और पूर्णागिरी मैया ने और शारदा मैया ने मुझे यहाँ सेवा करने के लिए। हरिद्वार में राबली महदूद स्थित आश्रम गृह में एक नाबालिग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका का नाम वैशाली बताया जा रहा है। वैशाली 22 मई से लापता थी, जो सहारनपुर जनपद के देवबंद में मिली है। नाबालिग के घर जाने से मना करने पर उसे राबली महदूद के आश्रम गृह में भेज दिया गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बोंगला गांव की निवासी एक लड़की वैशाली, जो कि 17 साल की थी, वो अपने घर से गायब हुई। तो अज्ञात के विरुद्ध हमारे थाने में केस दर्ज हुआ था। हमारी पुलिस ने तहकीकात की और देवबंद पुलिस के सहयोग से हमें वो लड़की अगले ही दिन 24 तारीख को मिल गई थी। 164 के बयान में उसने ये कहा कि वो अपने माता पिता के साथ नहीं जाना चाहती है और किसी भी आधार पे नहीं जाना चाहती है मम्मी पापा के साथ। तो हमने उसकी काउंसलिंग करने की कोशिश की और इसी कारण उसने फांसी लगा ली है आज सुबह। बाकी मामले की हम जांच कर रहे हैं, आगे जो भी होता है हम अवगत कराएंगे आपको। मंगलौर में मनमीत ने उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधिमंडल कर अंडर 16 नेशनल स्तर की प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। प्रतियोगिता में 27 राज्यों ने हिस्सा लिया था। मनमीत एक सामान्य परिवार से है और मंगलौर के ग्रीन हिल्स ग्लोबल एकेडमी में कक्षा 8 का छात्र है। मनमीत के पिता एक किसान और माता गृहिणी हैं। मनमीत पढ़ाई के साथ खेलों में भी काफ़ी रुचि रखता है। मेडल जीतकर वापस आने पर मनमीत ने विद्यालय के प्राचार्य और अध्यापकों का आशीर्वाद लिया है। छात्र छात्राओं को बताया कि विद्यालय ने उसका काफ़ी उत्साह बढ़ाया, माता पिता ने हिम्मत बढ़ाई है। वहीं परीक्षा के समय में भी काफ़ी हौसला उसका बढ़ाया गया है। वहीं पढ़ाई के साथ प्रतियोगिता के लिए कैसे तैयारी की जाए उसका भी मार्गदर्शन किया गया। मिडिल क्लास हैं सर, ऐसा तो वो हम पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो सर हम रुड़की रहते हैं और सर इसे खेलने का ज़्यादा शौक़ था, इसलिए मैंने खेल में ही इतने आगे पहुंचाना चाहती हूं सर। और हमने भी मेहनत की इसके साथ और इसने भी बहुत मेहनत की है सर। 3 बजे उठना इतनी कम उम्र में बच्चे का, और सर्दी हो या गर्मी हो इतनी दूर जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसने मेहनत बहुत की है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इसने अपने गांव के साथ साथ हमारे विद्यालय का भी नाम रोशन किया है
और जैसे हमारा विद्यालय जो है समय समय पर बच्चों को खेल कूद के लिए प्रोत्साहित करता रहता है और हम ये चाहते हैं कि आने वाले और भी जो बच्चे रेसलिंग में चैम्पियनशिप की तैयारी कर रहे हैं अंडर 15 और अंडर 13, तो वो भी अच्छा खेलें और विद्यालय के साथ साथ अपना देश का भी नाम भी रोशन करें। रानीखेत में हजरत शाह कालू सैयद बाबा का 48वां उर्स शरीफ कवि सम्मेलन हुआ। सूफियाने मशवरे के साथ इसकी शुरुआत हुई है। कौमी एकता के प्रतीक उर्स में आज नगरवासियों की ओर से चादर चढ़ाई जाएगी। रात्रि लंगर तथा कव्वाली का आयोजन भी होगा। कोरोना के चलते पिछले वर्ष उर्स प्रतीकात्मक रूप से मनाया गया था, लेकिन इस बार बाबा की मजार को सजाया गया। मजार परिसर में व्यापारियों ने दुकानें सजाई हैं। दुकानों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ भी देखी जा रही है। दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। उर्स के दौरान परिसर में चहल पहल भी देखी जा रही है। इन दिनों सितारगंज क्षेत्र में बड़े स्तर पर अवैध खनन हो रहा है। इसे लेकर प्रशासन जो है रवैया सख्त अपनाए हुए हैं। क्षेत्र में अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ चेकिंग अभियान भी जारी है, जिसके तहत तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी ने अवैध खनन से भरे 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश से लाया जा रहा था। जब्त वाहनों की रिपोर्ट उपजिला अधिकारी को सौंपने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। समय समय पर जो अवैध खनन हो रहा है, इसके विरुद्ध अवैध समय समय पर छापेमारी की जा रही है। जब से मैंने कार्यभार ग्रहण किया तब से सुबह शाम हम टीम के साथ छापेमारी करते आए हैं। कल हमारे द्वारा सायं 4 बजे 4 ट्रालियाँ पकड़ी गई और पाया गया कि जो उनके पास रॉयल्टी थी वो सुबह 8 से 11 बजे की थी और जो रॉयल्टी का जब समय समाप्त हो चुका था और उसके बाद भी वो ट्रालियाँ ले जा रहे थे बगैर रॉयल्टी के। जब रॉयल्टी थी नहीं तो रॉयल्टी समय समाप्त हो गया उसमें, और वो जो ट्रालियाँ हैं वो केवल उत्तराखंड से अनुमन्य है, जबकि वो ट्रालियाँ शायद उत्तर प्रदेश सीमा को जा रही थी। उत्तराखंड में पुलिस अपराधों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। इसके तहत जसपुर में पुलिस स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों को कानून का पाठ पढ़ा रही है, जिसमें विद्यार्थियों को नशे के अलावा साइबर क्राइम सहित ट्रैफिक नियमों के बारे में भी बताया जा रहा है। निर्देशानुसार जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे सबसे शुरुआती दौर है हमारे जीवन का, तो उन्हें अगर हम कुछ भी समझाएंगे, कुछ भी बताएंगे, उन्हें नियमों के बारे में बताएंगे, तो वो बड़े होकर एक जिम्मेदार नागरिक बन पाएंगे। तो उसी अभियान के तहत हम आज यहाँ केवीएम इंटर कॉलेज में आए थे और बच्चों को नशे के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में और ट्रैफिक के बारे में जो भी जानकारियाँ थी उनके नियमों के बारे में समझाया गया और उन सभी से अनुरोध किया गया कि आप एक जिम्मेदार नागरिक बने, नियमों का पालन करें और अपने देश का, अपने परिवार का, अपने मोहल्ले का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। रुड़की में प्रशासन अतिक्रमण पर सतर्क हो गया है। बढ़ते अतिक्रमण पर प्रशासन का डंडा चला है। इसी कड़ी में नगर निगम की टीम भारत नगर में अतिक्रमण हटाने पहुंची। इस दौरान स्थानीय लोगों ने जेसीबी चालक पर पथराव किया है, जिससे कि जेसीबी के शीशे टूट गए। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। यात्रियों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच चुकी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बद्रीनाथ धाम में 4.25 लाख, केदारनाथ धाम में करीब 3.5 लाख, गंगोत्री में 2 लाख और यमुनोत्तरी में 1.5 लाख के करीब श्रद्धालु पहुंचे हैं। ये आंकड़ा जल्द ही 10.5 लाख पहुंच जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मौसम सामान्य होने से हेलीकॉप्टर से भी तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। तो 10 लाख के पार श्रद्धालुओं के आंकड़ा पहुंच चुका है। बड़ी तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हेलीकॉप्टर से भी यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के किए हैं। किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, सुचारू व्यवस्था रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। इसके अलावा चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है और जानकारी के मुताबिक आंकड़ा 10.5 लाख के करीब पहुंच सकता है। तो और इसी खबर पर प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट कैलाश बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तकरीबन 10 लाख के पार यह आंकड़ा श्रद्धालुओं का पहुंच चुका है। क्या जानकारी है?
बिल्कुल, देखिए शुरू जिस तरीके से आपको बता दूं कि 10 लाख से ज्यादा इस टाइम सैलानी पहुंच चुके हैं चारधाम यात्रा पर। और सबसे ज्यादा जो यात्री पहुंचे हैं वो बद्रीनाथ पहुंचे हैं, उसके बाद केदारनाथ, फिर गंगोत्री और यमुनोत्री, क्योंकि बद्रीनाथ तक गाड़ियां जाती हैं, लिहाजा वहां पर जो अप्रोच होती है यात्रियों की वो सबसे ज्यादा है। लेकिन जिस तरीके से जो सैलाब उमड़ रहा है केदारनाथ को लेकर, उससे भी यहाँ पर जुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि केदारनाथ के ऊपर आस्था यहाँ पर लोगों की ज्यादा है। और 10 लाख यात्री इतने कम समय में आना अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और आने वाले समय में ये रिकॉर्ड और भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि यात्रियों का लगातार यहाँ पर आना बदस्तूर जारी है। और जिस तरीके से अब हम हेमकुंड की बात करें, हेमकुंड की यात्रा भी खुल चुकी है, हेमकुंड के द्वार भी खुल चुके हैं, तो जाहिर तौर पर अगर कुल संख्या अगर बात की जाए तो इन यात्रियों का इस वक्त जो आंकड़ा है, आंकड़ा बढ़ रहा है। आने वाले समय में आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम नहीं है, मौसम मुफीद है पहाड़ों में यात्रा को लेकर, तो जाहिर तौर पर यात्री आ रहे हैं। उसके अलावा अगर प्रशासन की बात करें तो अब कहीं ना कहीं प्रशासन के हाथ पांव फूलने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि तादाद बहुत ज्यादा हो रही है। प्रशासन में जो लिमिटेड जो पुलिस थी वो पुलिस पूरी वहां पर तैनात है, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान तैनात हैं, तो कहीं ना कहीं और ज्यादा मशक्कत इस वक्त प्रशासन को करनी पड़ रही है। जी, यात्रियों की, श्रद्धालुओं की संख्याओं को देखते हुए क्या नियम में बदलाव किए जा सकते हैं? जिस तरह से हमने बीते दिनों देखा कि रजिस्ट्रेशन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई, और अब तो हेलीकॉप्टर की मदद से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, और खबरें तो मौसम में परिवर्तन की भी लगातार सामने आ रही है, बर्फबारी की भी खबरें हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि यात्रियों की अगर संख्या की बात की जाए तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से यात्री आ रहे थे उसको लेकर लगातार यहाँ पर समय समय पर एडवाइजरी जारी की जा रही थी। और जिस तरीके से यहाँ पर 2 दिन पहले एडवाइजरी जारी की गई थी कि जो मौतें लगातार हो रही थी, 50 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको स्वास्थ्य परीक्षण कराना जरूरी होगा। उसके अलावा जिस तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर यात्री एडवाइजरी की, तो यात्री एडवाइजरी यहाँ पर जारी करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि एकाएक जब यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो उसमें प्रशासन को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए अगर हरिद्वार और ऋषिकेश की हम बात करें, यहीं से यहाँ पर जो चेकिंग अभियान है उनको चलाया जा रहा है। उसके अलावा जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं है और जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं उनको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन उनका ऋषिकेश में करवाया जा रहा है, ताकि ऊपर जाते वक्त उनकी कोई दिक्कत ना हो। लेकिन साथ ही बिल्कुल यहाँ पर ये देख रहा है प्रशासन कि जिस एडवाइजरी के तहत यहाँ पर अपील की गई थी मुख्यमंत्री और जो प्रभारी मंत्री हैं उनके द्वारा कि यहाँ पर अधिक संख्या में लोग ना आए, उसी मुताबिक लोग आए कि जिस हिसाब से यहाँ पर बुकिंगें की जा रही हैं, तो उस पूरे मामले को लेकर भी प्रशासन गंभीर है। और अब जाहिर तौर पर जैसे आपने सवाल किया कि क्या एडवाइजरी जारी हो सकती है या फिर बदलाव हो सकते हैं, जाहिर तौर पर अगर यहाँ पर यात्रियों की संख्या ज्यादा होगी तो बदलाव होना निश्चित है, ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। क्योंकि जब से 82 मौतें हुई हैं, सरकार बहुत ज्यादा अलर्ट मोड पर आ गई है। मुख्यमंत्री लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री का साफ तौर पर ये कहना है कि किसी भी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लिहाजा चाहे स्वास्थ्य से रिलेटेड मामला हो, लोक निर्माण विभाग से रिलेटेड मामला हो, सिंचाई से रिलेटेड मामला हो, हर विभाग के कर्मचारियों को, हर विभाग के विभागाध्यक्षों को ये साफ निर्देश दिए गए हैं कि आप किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त न करें। बिल्कुल। चलिए कैलाश जी, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, ये संख्या 10 लाख से बढ़कर 11 लाख भी हो सकती है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, दिशा निर्देश जारी किए हैं। उत्तराखंड धाम में जिस तरह से श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं और प्रशासन भी इसको लेकर काफ़ी सतर्क है, लगातार सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कतराई पश्चिमी डिवीजन क्षेत्र में लकड़ी तस्कर लगातार जो है जंगलों से लकड़ी की तस्करी कर रहे हैं। बेलगाम वनों से हरे भरे पेड़ों की कटाई की जा रही है। वन विभाग कर्मचारियों पर सवाल खड़े कर रहा है। वहीं मामले में वन विभाग के एसडीओ जगमोहन सिंह रावत ने टीम गठित की। लगातार जंगल में कॉम्बिंग गश्त की जा रही है, जिससे कि अवैध कटाई को रोका जा सके। वहीं कटे पेड़ों की भी तलाश की जा रही है। रेंज पतरामपुर में खैर के वृक्षों का अवैध पातन प्रकाश में आया है। तो जानकारी मिलते ही मेरे द्वारा जो है एसडीओ जसपुर के नेतृत्व में कॉम्बिंग टीम बना दी गई है, जो कि कॉम्बिंग कर रही है। और कॉम्बिंग रिपोर्ट आते ही इसके कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। द्वाराहाट विकासखंड के सभागार में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता क्षेत्र पंचायत प्रमुख दीपक किरोला ने की है। बैठक में
विधायक मदन सिंह बिष्ट के साथ कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने प्रसिद्ध दूनागिरी उद्यान की देखरेख को लेकर नाराजगी जताई है। उनका कहना था कि ये उद्यान सेब उत्पादन के लिए मशहूर है, लेकिन देखरेख के अभाव में उत्पादन घट गया है। उपचुनाव के बीच चंपावत के गौरील चोड़ मैदान में एक निजी संस्था ने विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें भाग लेने के लिए देश के प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास पहुंचे। इस दौरान कुमार विश्वास ने अपनी काव्य शैली और मधुर वाणी से स्थानीय लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी गीता धामी, चंपावत के पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी के साथ आला अधिकारी और नेता मौजूद रहे हैं। कुमार विश्वास ने कहा कि जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि उत्तराखंड मेरा दूसरा घर है। मेरा एक घर ऋषिकेश भी है, जहां पर मेरी माता जी रहती हैं। साथ ही कुमार विश्वास ने कहा कि आप सब चंपावत वासी बहुत भाग्यशाली हैं और चंपावत असल मायने में उत्तराखंड की पौराणिक राजधानी है। हरिद्वार इलाके में बदमाशों के हौसले काफी बुलंद हो गए हैं। रानीपुर क्षेत्र में बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला कर दिया। जैसे ही पुलिसकर्मी संदिग्ध हालत में घूमते दो बदमाशों को पकड़ने पहुंचे, इसी दौरान पुलिस पर यह जानलेवा हमला किया है। हमले में दोनों को गंभीर चोटें आई है, जिसमें एक की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने हमला करने वाले चारों बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, तलाश शुरू की है। गदरपुर में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बनी टीम ने 2 बाइक चोर को गिरफ्तार कर लिया है। गठित पुलिस टीम ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से बाइक चोर विजय और अजय को पकड़ा है, जिनके कब्जे से 7 मोटरसाइकिल बरामद की गई। उधम सिंह नगर में आपराधिक घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही हैं। लोगों को पुलिस का जरा सा भी डर नहीं है। यही कारण है कि आए दिन लोग आपराधिक वारदातों को अंजाम देने से चूक नहीं रहे हैं। ताज़ा मामला बाजपुर के मुड़िया चौराहे का है, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते कुछ युवकों ने एक युवक के साथ मारपीट कर दी, घायल कर दिया, मौके से फरार हो गए। दुकानदारों ने घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। युवक ने इसी दौरान दम तोड़ दिया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजकर मामले की जाँच शुरू की है। उधर गुस्साए परिजनों और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली का घेराव किया। आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग की है। एसपी चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए एसओजी समेत 5 टीमें गठित की गई। फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। पर अभी दोपहर में कुछ लड़कों का जो गुट हैं, उसमें 2 गुट हैं आपस में, और उनका कुछ झगड़ा हुआ और उसी में जो है डंडों से उन्होंने एक दूसरे पर हमला किया, जिसमें जो है एक जो लड़का है विशाल काम्बोजे की युवक है, उसकी जो है मृत्यु हो गई है। इसमें 5 लोगों के नाम आए हैं अभी, जो 3 तो बाजपुर के ही हैं और एक यूपी का भी है, एक लड़का स्वार का। तो इस तरह से 5 लोगों के नाम आए हैं। अभी तो 4-5 टीमें लगातार, हर एक के लिए हमने एक टीम लगाई है प्रत्येक अभियुक्त पे, और तुरंत ही हम उन्हें अरेस्ट करेंगे। उत्तराखंड के ऋषिकेश पशुलोक बैराज से एसडीआरएफ ने शव बरामद किया है। मृतक का नाम कार्तिक बताया जा रहा है, जो कि नई दिल्ली का रहने वाला है। बताया जा रहा है कार्तिक शिवपुरी में नहाते समय डूब गया था और एक युवक अभी भी लापता बताया जा रहा है। तो एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है और एक शव को बरामद कर लिया है। अभी भी एक युवक लापता है, जिसकी सर्चिंग की जा रही है, ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही पता लगा लिया जाएगा। केदारनाथ धाम में सेल्फी पॉइंट बनाए जाने को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गए। दरअसल सतपाल महाराज ने साल 2020 में दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर सेल्फी पॉइंट बनाए जाने की बात कही थी, जिसे
बाद में बदलकर देश के पहले CTRS रहे बिपिन रावत के नाम पर किया। विपक्ष इसे लेकर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा है कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज चारधाम यात्रा को व्यवस्थित करने के बजाय सेल्फी पॉइंट बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। जैसे उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को विवादों में रहने का कुछ खासा शौक हो गया है, इसलिए क्योंकि जब चारधाम यात्रा गतिमान है तो उस वक्त आप जो है भविष्य की बातें कर रहे हैं कि हम चारधाम यात्रा में जगह जगह सेल्फी पॉइंट्स बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसा लगता है कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह के शिगुफे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री छोड़ रहे हैं। चारधाम यात्रा में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए अब उत्तराखंड पुलिस मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन कैमरों का सहारा ले रही है। ऋषिकेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक व्यवस्था पर नजर रखने के लिए ट्रायल किया जा रहा है। ड्रोन कैमरा ऑपरेट करने के लिए इंजीनियर्स की 4 सदस्यीय टीम जो कि हायर की गई, अब ड्रोन के जरिए उच्च अधिकारी और कर्मचारी यातायात व्यवस्था पर नजर रख पाएंगे, जिससे कि किसी प्रकार की घटना पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। यात्रियों को जाम लगने की समस्या से भी इससे राहत मिलेगी। हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार जो डायल 112 पे हमें सूचनाएं मिलती है और हमारे ऋषिकेश में जो ट्रैफिक संबंधी जो समस्याएं हैं उसको निराकरण के लिए एक ड्रोन टीम उच्च अधिकारियों द्वारा ऋषिकेश में भेजी गई है। ये विगत कुछ दिनों से काम कर रही है। इनका मुख्य काम ट्रैफिक को मैनेज करना है। मतलब ये फीड देते हैं हमें कंट्रोल रूम में, जो भी कंट्रोल रूम में सूचनाएं आती है डायल 112 के माध्यम से कि भाई यहाँ पर ट्रैफिक हो गई या फिर आगजनी की कोई सूचना है या कोई एक्सीडेंटल संबंधी कोई सूचना है, तो वो पहले कंट्रोल रूम में आती है। फिर हम इन्हें एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से इनको लिंक, जो इन्होंने हमें एक लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, उसके माध्यम से इन्हें मैसेज भेजते हैं कि ये पर्टिकुलर जगह पे फ्लाई करें। हल्द्वानी ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी एसोसिएशन ने टीपी नगर में पार्किंग शुल्क के विरोध में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। कारोबारियों ने कहा कि टीपी नगर में वाहन पार्किंग शुल्क लेना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरजीत सिंह सेठी और महामंत्री प्रदीप साबरवाल ने प्रदर्शन कर कारोबारियों से कहा है कि जिस तरह से जो समस्याएं हो रही उसका निराकरण होना चाहिए। व्यवस्था को ठीक करने के लिए इन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर बनाया था। आज ट्रांसपोर्ट नगर में गाड़ी आने के लिए ये कह रहे हैं उसमें शुल्क दें हम, तो गाड़ी ट्रांसपोर्ट नगर में क्यों आएगी? कल फिर वही गाड़ियां बाहर खड़ी होंगी, बाजारों में खड़ी होंगी, कहीं पर ही खड़ी होंगी। हम इस चीज का सख्त विरोध करते हैं। अगर उन्होंने इस चीज को नहीं समझा तो हम ट्रांसपोर्ट नगर दुकानदार अपनी दुकानों के ताले लगा के चाबियां नगर आयुक्त को सौंप देंगे या सिटी मजिस्ट्रेट को सौंप देंगे। हम लोग एक तो कर्ज तले वैसे दबे हुए हैं, वाहन स्वामी वैसे ही हैंड टू माउथ है, कारोबार ट्रांसपोर्ट का दिन प्रतिदिन फिरता जा रहा है। उसके आवाज में अब ये शुल्क लगाने जा रहे हैं। अब पूरे स्टेट में क्या, अदर स्टेटों में भी कभी मैंने नहीं सुना कि किसी ट्रांसपोर्ट नगर में, जो कि ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर पार्किंग शुल्क लिया जाता हो, जो कि अवैध है। उसका आज हमने एक विरोध प्रदर्शन किया है, सांकेतिक विरोध प्रदर्शन। अगर हमारी नहीं सुनाई होगी तो फिर धरने प्रदर्शन भी किए जाएंगे। गाड़ियां अगर नहीं आएंगी, यहाँ पे क्या है कि 100 रुपये पीछे गाड़ी आना बंद हो जाएगी, मिस्त्री पैदल हो जाएंगे, कई लोगों को प्रभाव पड़ेगा। आज स्पेयर पार्ट्स, मोटर पार्ट, लुब्रिकेंट सब है तो गाड़ियों की वजह से है। अगर ये वसूली यहाँ रेगुलर हुई तो कोई गाड़ी वाला ही नहीं आएगा। देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IND24।